नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और स्वागत है आपका बुलंद हिंदुस्तान में। आज बुलंद हिंदुस्तान में जो एक शख्सियत मौजूद हैं वे बहुत ही चर्चित हैं और राष्ट्रीय परिवार के एक सदस्य हैं और इसके पूर्व में उनकी बहुत बड़ी एक जो बैकग्राउंड रहा है वो पॉलिटिकल भी रहा है, एक राष्ट्रीय ख़ानदान का भी रहा है, वो एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की भी छवि है और वो एक ऐसे साहसी व्यक्ति हैं जो अपने पार्टी फोरम में भी गलत नीतियों का विरोध करने से नहीं चूकते हैं। जी हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं युद्धवीर सिंह जुदेव जी। युद्धवीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत दुखद है कि इस समय मैं आपसे ये इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन इसलिए लेना ज़रूरी है कि आपके जितने भी चाहने वाले हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, उनके मन में एक दुविधा थी कि इस समय युद्धवीर जी कैसे होंगे, क्योंकि कल आपका एक्सीडेंट हुआ और ये बहुत ही साहस की बात है कि एक्सीडेंट के बाद भी आप सजग अवस्था में अस्पताल जाने की ज़िद कर रहे थे और उस घटनाक्रम में क्या क्या हुआ और कल आपकी सर्जरी हुई है और आप आज यहाँ हैं, परसों आपकी सर्जरी हुई और आज आप घर पे बैठे हैं और आज बुलंद हिंदुस्तान के साथ हैं। हमारे दर्शक और आपके जो फॉलोअर्स हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से आपकी आप बीती जानना चाहते हैं। इसके बाद हम दूसरी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। जो जितने भी दर्शक बुलंद हिंदुस्तान को देखते हैं उनको नमस्कार कहता हूं और मेरे प्रिय मित्रों, मेरे शुभचिंतकों को नमस्कार कहता हूं, जिनकी दुआओं से इतना गंभीर एक्सीडेंट होने के बावजूद मैं ठीक रहा। और कल की घटना है, कल मैं नया रायपुर गया। अब चूँकि हम खुद चलाते हैं गाड़ी, ना मैं ड्राइवर पे रहता हूँ, ना मैं फॉलो गार्ड पे भरोसा करता हूँ, ना सायरन ना लाल बत्ती, ये सबसे मैं दूर रहने वाला व्यक्ति हूँ। खुद गाड़ी चलाता हूँ। कल हम नया रायपुर से आ रहे थे वापस और मुझे मालूम चला नया रायपुर के पास कुछ एक गांव है टेमरी, वहाँ पे कुछ हिंदू परिवार ईसाई धर्म अपना लिए हैं। तो मैं मिलने गया था कि ये सच्चाई है कि नहीं इस बात में। अब मैं वहाँ से आ रहा था कि ये घटना घट गई। एक गाय सामने आ गई और गाय को बचाने के कारण में मेरी गाड़ी जो है वो भिड़ गई। तो ये हुआ मेरे साथ। और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर गांव वाले आए या फिर पुलिस को बुलाया गया, एम्बुलेंस कैसे? थोड़ा बताएंगे अगर आपको याद होगा तो। मुझे याद नहीं, मैं बेहोश हो गया था। तो आपने सुना कि युद्धवीर जी वाकई जैसे इनका नाम है वो युद्धवीर हैं और इसी के लिए वो प्रचलित हैं। और जो व्यक्ति एक दिन पहले जिसका एक्सीडेंट होता है, जिनकी बालाजी अस्पताल में माइनर सर्जरी भी हुई, और वो व्यक्ति आज घर पे बैठ के कल ही सर्जरी हुई और वो इस समय अपने निवास में हैं और नीचे बहुत से लोग इस समय भी जो उनसे मिलने वाले हैं, जिनके लिए वो काम करते हैं, वो लोग इस समय भी कतार लगाए हुए हैं। मतलब जनसेवा की उनकी भावना एक ऐसी है कि वे काम करने से कभी चूकते नहीं हैं। ये युद्धवीर जी की ही नहीं, ये जुदेव परिवार की एक इतिहास रहा है कि इन्होंने हमेशा जनता के बीच में रह के जनता के लिए ही काम किया है और हमेशा जनता को ही सर्वोपरि माना है। युद्धवीर जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आप पार्टी फोरम पे भी रह के बहुत बेबाकी से बोलते हैं, तो आगे राजनीति को लेके आप क्या सोचते हैं? मैंने आपकी गतिविधियां और आपका आने वाली समय की रणनीतियों के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो। देखिए, मैं जिस पार्टी में रहा हूँ, मैं काफ़ी सम्मान से कह सकता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। भारत में 1400 राज परिवार थे। एकमात्र जशपुर राज परिवार था जिसने कभी घुटने नहीं टेके। कांग्रेस के सामने, इंदिरा गांधी के सामने, नेहरू जी के सामने हमारी हजारों एकड़ ज़मीन ले ली गई सिर्फ घुटने न टेकने के कारण। हमने अर्जुन सिंह से लड़ा, जो कि सबसे शातिर मुख्यमंत्री रहा इस देश का, और सब कुछ हम लोगों ने घर लुटा के, घर को आग लगा के
घर को फूंक के देखने वालों में से हैं। और हम लोग ऐसा है कि हम लोग तो एक ही चीज़ कहते हैं कि जोगी जैसे लोगों को हम लोगों ने बख्शा नहीं। अब तो स्वर्गीय जोगी जी हो गए, लेकिन उनको भी हमने बख्शा नहीं, उनके घर में जाके हमने हरा के आए। तो चूँकि ये हिंदूवादी पार्टी रही है, रामराज परिषद से जब भारतीय जनता पार्टी का गठन नहीं हुआ था, जब जनसंघ का गठन नहीं हुआ था, तब रामराज परिषद का गठन था, जो कि आचार्य कृपलानी जी की पार्टी थी। और उस पार्टी से हम लोग जुड़े रहे और आज तक हम लोग हैं। आज तक हम लोग कोई चुनाव नहीं हारे। तो ये एक सौभाग्य की बात है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मैं कुछ कड़वी बातें कह देता हूँ, कड़वी बातें मैं नहीं कहता। मुझे, चूँकि मैंने इस पार्टी को बुरे से बुरे दौर में देखा है। मैं युवा मोर्चा में था, मैं जेल गया, मेरे पिताजी के ऊपर केस लगा, सीडी निकली, क्या नहीं हुआ हमारे परिवार के साथ। सब कुछ हमने अपने पार्टी को दिया। जब विद्याचरण शुक्ला पहली बार चुनाव लड़े थे तो मेरी दादी को बिना पूछे जशपुर से रायपुर से टिकट दे दिया गया लोकसभा का। हमारे दादाजी जो कि रायगढ़ से सांसद थे जनसंघ से, उनको सतना से दे दिया गया, जो कि 2000 किलोमीटर है। उसमें मीडिया भी नहीं था। तो हम लोग ने इतना कुछ सहा है, तो थोड़ा सा तकलीफ़ होता है कहीं अगर पार्टी से भूल चूक होती है, तकलीफ़ होता है। मैं अपनी बात बस रखता हूँ, मानना नहीं मानना पार्टी के ऊपर है, और पार्टी का जो आदेश रहेगा वो हम करेंगे। राज परिवार से टी.एस. सिंहदेव जी भी हैं इस समय स्वास्थ्य मंत्री। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री पद के दायरे में उनका भी एक नाम बहुत प्रबलता से आगे बढ़ रहा था। उसके बाद कुछ मार्केट में, बाज़ार में राजनीतिक जो खबरें आ रही थी छनके की 2.5 साल का फार्मूला होगा, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि अगर 2.5 साल का भी फार्मूला होगा और अगर टी.एस. सिंहदेव जी आते हैं तो क्या लगेगा कि भाई टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल में आपकी प्रायोरिटी किस ओर होगी? एक राज परिवार के होने के कारण, आपके कज़न होने के कारण उनकी ओर, या फिर कहीं और? जो छत्तीसगढ़ के हित में बात करेगा उसकी तरफ प्रायोरिटी रहेगी। कितना स्मार्ट तरीके से इसको बोलते हैं हाजिर जवाबी, और इसीलिए युद्धवीर जी जाने जाते हैं। उन्होंने प्रायोरिटी में हमेशा छत्तीसगढ़ को रखा है, छत्तीसगढ़ की जनता को रखा है, और जो भी छत्तीसगढ़ के साथ खड़ा है, छत्तीसगढ़ के विकास के उत्थान के साथ खड़ा है, उनके साथ युद्धवीर सिंह जोदेव खड़े हैं। युद्धवीर जी, कोविड के ऊपर हम कुछ बात कर लें। कोविड सिचुएशन देश में तो बढ़ी रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ भी टॉप 3 में आज आ चुका है। और छत्तीसगढ़ में ये जो कोविड की सिचुएशंस विकराल रूप ले लिए, खासकर 1-2 नए स्ट्रेन के बाद, आपको क्या लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री और आपके पार्टी के नेता रमन सिंह ने अभी कुछ समय पहले ट्वीट किया था, मुख्यमंत्री जी का डांसिंग ट्वीट, कि वो असम में डांस कर रहे हैं चुनावी रैली में, और यहाँ क्रिकेट का आयोजन करा दिए, सचिन के साथ हाल मिला रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने भी उनके ऊपर अटैक किया है कि भाई ये तो जो सरकार है कांग्रेस की, बुलंद हिंदुस्तान को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस की सरकार है वो तो खुद ही कोरोना कैरियर है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई जो कोरोना स्प्रेड हुआ है, क्या उसके पीछे मैच एक बड़ा कारण था? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है, कोई कहीं डांस करे, ये हमारी संस्कृति में है। बस्तर में हम लोग ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुन के बड़े हुए हैं, तो कोई डांस करे, आदिवासियों के बीच डांस करे या ये करे, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। दूसरी बात रही कि कोरोना कैरियर कौन है। कोरोना कैरियर मेरे ख्याल से जनप्रतिनिधि से ज़्यादा इस प्रदेश के अधिकारी हैं, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि इतने सरल हो जाते हैं कि आज से नहीं, विगत 15-20 सालों से अधिकारियों का राज रहा है। आज आईपीएल का आयोजन हुआ, सबसे पहले मैंने विरोध किया। जो आईपीएल नहीं, जो रोड सेफ्टी का जो सीरीज़ हुआ था, क्या आप ये नीरव वाली सरकार ला रहे हैं कि लोग मर रहे हैं और नीरव बांसुरी बजा रहा है? यही ट्वीट उन्होंने किया था कि रोम जल रहा था और नीरव बांसुरी बजा रहा था। इनका तात्पर्य था कि यहाँ कोरोना स्प्रेड हो रहा था और मुख्यमंत्री असम में चुनावी रैली कर रहे थे। इसमें किसी जनप्रतिनिधि की गलती नहीं है।
हम महाराष्ट्र के पास हैं, हमें समझना चाहिए कि ये जो कोरोना फैल रहा है हमारे बगल के प्रदेश से आ रहा है, महाराष्ट्र से। अगर जो लॉकडाउन करना था तो ये लॉकडाउन बहुत पहले कर देना चाहिए था। और लॉकडाउन खोलने की आवश्यकता क्या थी? और लॉकडाउन खोलें तो शराब दुकान खोलने की क्या आवश्यकता है? आपको क्रिकेट के आयोजन की क्या आवश्यकता है? आप लॉकडाउन राजनांदगांव से शुरू क्यों नहीं किए? लॉकडाउन राजनांदगांव से शुरू कीजिए तो महाराष्ट्र के लोग आना जाना कम करेंगे, फिर इधर लॉकडाउन बढ़ाइए आप। तो एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये प्रशासनिक चूक है और अधिकारियों की जो इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन है और जो बिना प्लानिंग की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन का तो पूरी जिम्मेदारी कलेक्टर्स के पास है, मुख्यमंत्री तो उसके लिए जवाबदार है ही नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पूरा ऑर्डर और पूरा फ्रीडम कलेक्टर्स को दिया है। तो आपने बहुत सही कहा कि चूँकि राजनांदगांव कनेक्टेड सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र से, वहाँ पर लगना था। खैर वो ऑर्डर अब आ चुका है, अब वो लगेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन के साथ ही एक चीज़ और बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं काला बाजारी। आज कई लोगों ने देखा है, हमारे बुलंद हिंदुस्तान में भी उसकी शूटिंग हुई है कि मार्केट जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होता है, मार्केट में अनायास भीड़ बढ़ जाती है। क्या लगता है कि प्रशासन के पास कोई व्यवस्था नहीं है? आज शाम 6 बजे से लॉकडाउन लगेगा, लेकिन कल से ही बाज़ार में जो भीड़ जिस प्रकार से उमड़ रही है, वो भी कोविड की सिचुएशन में, लोगों में अवेयरनेस तो है ही नहीं, लेकिन क्या लगता है कि प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है? मैं इसमें सीधा चूक जो मानता हूँ वो मुख्य सचिव को मानता हूँ, हेल्थ सेक्रेटरीज़ को मानता हूँ और जितने कलेक्टरगण हैं सबको मानता हूँ। हम अपने सर में चढ़ा के उनका आदेश मानते हैं, जबकि लोकतंत्र है, हमें आदेश देने का अधिकार है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा चलता है। एक प्रशासनिक अधिकारियों के कारण, जो कि छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, बाहर के हैं, नौकरी कर रहे हैं यहाँ, तनख्वाह पा रहे हैं यहाँ, आज लगभग लाखों लोग को मरने पर मजबूर कर दिए। ये प्रशासन के लोगों की काम है, जागरूक करना इनका काम है। तो इसमें सीधा मैं कहीं दोष देता हूँ तो प्रशासन को देता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रशासन अगर मुस्तैद हो जाए तो ऐसी जो घटनाएं हैं या ये जो इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है वो कभी नहीं होगा। और जुदेव जी, आपको क्या लगता है कि शिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर जो बजट है वो एलोकेट नहीं होने के कारण आज ये जो स्थिति है, क्या ये वो एक कारण है? क्योंकि केरला और बाकी स्टेट्स में जहाँ साक्षरता ज़्यादा है वहाँ ये चीज़ें थोड़ा सा कम है। देखिए, शिक्षा के ऊपर जो बजट लागू हुई है वो बजट अगर 15 साल पहले लागू होती या 20 साल पहले लागू होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज हमारे स्कूल में सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, चाहे ज्योग्राफी के टीचर नहीं, चाहे केमिस्ट्री की टीचर नहीं है, चाहे इंग्लिश की टीचर नहीं, सिर्फ हिंदी के टीचर्स हैं। तो अगर उस समय हम ध्यान दिए रहते और उस समय अगर हम इन सब्जेक्ट्स को शुरू किए रहते तो उस समय इन सब्जेक्ट की पढ़ाई करके जो आए रहते वो आज टीचर्स बन के हमारे दूसरों बच्चों को पढ़ाते रहते। तो ये शिक्षा का बजट जो है वो अभी की समस्या नहीं है, ये बहुत पहले कर लेना था हम सबको। एक अंतिम प्रश्न, आप युवा हैं और छत्तीसगढ़ के भविष्य के जितने नेता हैं उसमें से प्रबल दावेदार हैं, आपको क्या लगता है आगे मुख्यमंत्री की रेस में आपका नाम है? देखिए, मैं इसमें इनकार नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे मौका पार्टी देगी तो मैं बिल्कुल पूरा मेहनत से सरकार लाऊंगा। और अगर मेरे को अकेले भी जिम्मेदारी देगी तो मेरे पास इतनी अच्छी टीम है कि पूरे छत्तीसगढ़ में हम सरकार ला सकते हैं और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंक सकते हैं, जो कि हम लोगों ने 2003 में ऑलरेडी किया है। और ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहाँ पे 10 लोगों को मेरे पिताजी अथवा मैं नहीं जानता हूँ। और मुझे इसमें संकोच नहीं है कि इस प्रदेश का कोई नेता हर जिले के 10 लोग को जानता होगा। तो समर्थकों के ऊपर है, जिसके पास समर्थक रहेंगे, जिसके पास ताकत रहेगी, वो ला सकता है इस प्रदेश में। और कल को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल बनेंगे। लॉकडाउन जैसे ही आता है काला बाजारी बढ़ जाती है, तो ये काला बाजारी जो बढ़ रही है इसके ऊपर आप कुछ अधिकारियों को या कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे? इसमें जनता को संदेश नहीं दिया जा सकता,
जो कि मैं बड़ी साफगोई से बात रखता हूँ। जनता को संदेश कितना भी दें, अगर किसी की कुछ लोगों ने ठान लिया है तो कर दिखाएंगे। इसमें अधिकारी हुए, पुलिस प्रशासन हुआ, इसमें पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि हर जगह मुस्तैदी के साथ काम करें। इसमें प्रशासनिक अधिकारी से ज़्यादा पुलिस के कर्मचारी और अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। एक अंतिम संदेश, कोविड को लेके कैसे छत्तीसगढ़िया सुरक्षित रहे। एक राजा, छत्तीसगढ़ का राजा जो एक अपनी प्रजा को संदेश देना चाहता है कि कोरोना से कैसे बचना है। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये तो मोदी जी बोल ही रहे हैं, लेकिन कोविड से बचने के लिए आपका एक जनता के नाम संदेश। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजा वाजा बिल्कुल नहीं हूँ। 1948 में हम लोग ने अपना राज छोड़ दिया। मैं एक आम इंसान हूँ। हाँ, ये है कि सोने की कुर्सी को छोड़ के लकड़ी की कुर्सी हम लोग पकड़े हैं। और रही बात कोविड की, तो ये जनता के ऊपर है कि इस बीमारी को क्षणिक बनाए या एक लंबी बीमारी लेके जाए। और अगर इसको क्षणिक बनाना है तो चाहे मोदी जी का जो संदेश है, चाहे मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है, उसको पालन करें, या तो इस बीमारी को लंबा भी ले जाया जा सकता है। तो हमारे ऊपर है कि दूरी बनाए रखें, और हाथ जो है सैनिटाइज़र से तो धोएं, लेकिन सैनिटाइज़र से 99% इसमें अल्कोहल हो, उसी से धोएं। ये मेरे विचार। ये थे जुदेव जी, और बहुत अच्छा संदेश दिया कि मर्जी जनता की है। कोरोना को तुरंत, कोरोना से जो जंग है उसको जीतनी है या लापरवाही करके इसे और लंबा खींचना है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ यदुवीर सिंह जुदेव जी जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले एपिसोड में ऐसी एक महान शख्सियत से हम फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, और हमसे हमारे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।